आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस यानी प्रशिक्षित स्नातक सामाजिक विज्ञान का जो कि वैकेंसी लगी हुई थी और उसका डेट आया, फिर पोस्टपोन हुआ और फिर डेट आया हुआ है अगस्त में होने को है। अगस्त में हो या सितंबर में हो, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने विषय की तैयारी से संबंधित चीज़ों को इकट्ठा करना है और तैयार करना है, यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो आइए यहाँ देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान का इसके अंतर्गत कितने जो विषय आते हैं। तो इसके अंतर्गत 4 विषय आते हैं। नंबर 1 जो है भूगोल, भूगोल के बाद फिर दूसरे नंबर पर जो आता है इतिहास, तीसरे नंबर पर आता है अर्थशास्त्र और चौथे नंबर पे जो आता है वह है नागरिक शास्त्र, जो कि नागरिक शास्त्र है या कक्षा 6 से लेकर और इंटरमीडिएट तक नागरिक शास्त्र होता है और स्नातक स्तर पर इसको बोलते हैं राजनीति विज्ञान। स्नातक स्तर पर इसका व्यापक रूप हो जाता है और इसको राजनीति विज्ञान कहते हैं। तो इनसे संबंधित यानी कि जो टीजीटी सामाजिक विज्ञान का जो ग्रुप है, इसके अंतर्गत इन 4 सब्जेक्ट भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं। इन चारों विषय को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। अब यहाँ हम देखें, यहाँ हम सामाजिक विज्ञान के 2 सब्जेक्ट को देखेंगे। एक सब्जेक्ट हमारा होगा इतिहास और एक सब्जेक्ट होगा हम लोगों का नागरिक शास्त्र राजनीति विज्ञान। और भूगोल और अर्थशास्त्र नहीं होगा क्योंकि हमारा टीजीटी में जो स्पेशलाइजेशन है वह मेरे इतिहास और नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान विषय पर है, तो मैं बात इसी पर करूंगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ देख लें कि जो ये पेपर होते हैं यह 2 खंड में जो पेपर आएगा वह टीजीटी का 2 खंड होगा। खंड क्या कहें कि भाग कहें, 2 भाग में होगा, 2 पार्ट में होगा। पहला भाग होगा भाग 1 में होगा जो कि इन चारों विषयों से संबंधित प्रश्न रहेंगे। 4 प्रश्न रहेंगे और इसमें से एक प्रश्न को आपको करना होगा। और भाग दूसरा जो होगा, भाग दूसरा इसमें 4 खंड होंगे, 1 2 3 4। इन चारों खंडों में क्या होगा तो जैसे बताया, भूगोल पहला खंड हो जाएगा, दूसरा इतिहास, तीसरा अर्थशास्त्र और चौथा नागरिक शास्त्र राजनीति विज्ञान। अब इन चारों खंडों में से हम लोग 2 खंड करेंगे, दूसरा और चौथा। अगर टोटल प्रश्नों की बात करें पेपर में जो आता है तो कुल प्रश्न जो आते हैं, कुल प्रश्न आते हैं यह आते हैं आपके 125 क्वेश्चन आते हैं। अब 125 क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं तो देख लीजिए, 62 क्वेश्चन इससे आएंगे, 62 क्वेश्चन इससे आएंगे, 62 क्वेश्चन अर्थशास्त्र से आएंगे, 62 क्वेश्चन नागरिक शास्त्र से आएंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन जो है खंड भाग 1 से आ गया। तो अब जोड़ लीजिए, यहाँ पे 62 और 62 दोनों कितना हो गया, 124 हो गया, 2 2 4 6 6 12, 124 और इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 62 + 62 बराबर 124 प्लस भाग 1 का एक प्रश्न होगा, यानी टोटल 125 प्रश्न हो गए। अब इन 125 प्रश्नों को हल करना होता है। अब यह है कि इसमें जो खंड जो विषय माना जाता है, मैक्सिमम विद्यार्थियों में यह कन्फ्यूजन बरकरार रहता है कि हम कौन सा करें। तो स्नातक स्तर पे जो फाइनल ईयर में आपके 2 सब्जेक्ट हों या आपने किसी एक सब्जेक्ट से और स्नातक कर लिए हैं, उन सब्जेक्टों को जोड़ सकते हैं, उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। उसके आधार पर इन चारों में से 2 को लेना है। तो हम लोग बात करेंगे इतिहास और अर्थशास्त्र के इतिहास और नागरिक शास्त्र के विषय में 62 क्वेश्चन इससे, 62 क्वेश्चन इससे आएंगे 124। और एक भाग 1 का जो रहता है चारों प्रश्न, ये चारों सब्जेक्ट रहता है, भूगोल से, इतिहास से, अर्थशास्त्र से, नागरिक शास्त्र से। इन चारों से 4 प्रश्न रहेगा, आपको एक करना रहेगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखें कि जो इतिहास हम लोगों का विषय है, इतिहास और नागरिक शास्त्र है,
इस पे हम लोग बात करेंगे कि इतिहास और नागरिक शास्त्र में किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो आपको पता है कि यह प्रश्न जो बनते हैं वो प्रश्न कहीं न कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप ही बनते हैं, और जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पत्र पत्रिकाओं में बार बार निकलता रहता है। इतिहास के पाठ्यक्रम पर विचार करें। देखिए, इतिहास पाठ्यक्रम थोड़ा लेंदी है, लेकिन हमें तैयारी करना है। और इसमें पहला है पाषाण युग। अब पाषाण युग में इसकी प्रमुख विशेषताएं, अब प्रमुख विशेषताएं हैं तो पाषाण युग के अंतर्गत आपको इसके पाषाण के जो 3 भाग हैं, 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है पूर्व पाषाण, पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण है, फिर मध्य पाषाण है, और उसी प्रकार उत्तर पाषाण है। यानी कि पाषाण युग में तीनों पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, और इनकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक इसमें आगे होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं से प्रश्न बनेंगे। उसके बाद वैदिक काल, और वैदिक काल के अंतर्गत पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल दोनों को पढ़ना है। और इसके राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। और उसके बाद धार्मिक आंदोलन, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवत धर्म, शैव धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा, हम लोग पढ़ेंगे, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद है मौर्य काल। मौर्य काल का राजनैतिक इतिहास, समाज एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इसके आगे चोल वंश का प्रशासन, जो कि चोल वंश अपने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत ही फेमस रहा है, तो हमें चोल वंश का प्रशासन पढ़ना है। और भारत में इस्लाम का आगमन एवं प्रभाव, यहाँ पर भारत में इस्लाम का जब आक्रमण होता है, आगमन होता है, उससे संबंधित प्रश्न जो बनते हैं, इसमें यहाँ से हम भारत में इस्लाम का आगमन एवं प्रभाव से लेकर अब तक मैं हुमायूं तक के क्वेश्चन को मैं इसके पहले टेट और टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी के अंतर्गत, यूपीएससी के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तर में बनाया हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख लेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग थे, भारत में इस्लाम का आगमन एवं प्रभाव से क्वेश्चन आएंगे। फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को पढ़ना है। फिर इसी समय जब तैमूर का जो आक्रमण होता है, इससे भी प्रश्न बनेंगे। बहमनी साम्राज्य को पढ़ना है, सैयद एवं लोदी वंश को पढ़ना है। और जैसा कि आप जानते हैं, लोदी वंश की समाप्ति के बाद भारत में एक नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना होती है, तो यहाँ पे मुगल वंश को पढ़ना है। और मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब को पढ़ना है। और इसके बाद उत्तरकालीन मुगल से 1-2 क्वेश्चन बनना चाहिए, उसको मैं जब क्लास लूँगा इसको डिफाइन करूँगा, प्रश्न बताऊँगा, उसमें मैं बता दूँगा। उसके बाद शिवाजी का जीवन चरित्र और उनके प्रशासन को देखना है, उनके युद्धों को देखना है। फिर आधुनिक भारत आ जाएगा, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और इसका कारण, स्वरूप एवं परिणाम को पढ़ना है। और उसके बाद जो 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन पढ़ना है। यानी कि 19वीं शताब्दी में जब भारतीय पुनर्जागरण हो रहा है, राजा राम मोहन राय की उपस्थिति हो रही है, वहाँ से पढ़ना शुरू हम लोग करेंगे। और उसके अंतर्गत जो है भारतीय पुनर्जागरण के अंतर्गत सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, यानी कि हमें मोटी मोटा नाम तो दिया है, जो कि यहाँ से माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो माध्यमिक चयन बोर्ड है, वहाँ से जो आया है उसमें दिया है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। लेकिन हमें यहाँ मोटी मोटा समझना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा पढ़ना है। और उसके बाद
स्वतंत्रता प्राप्ति, यानी कि हम 1947 की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति तथा विभाजन, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत विभाजन पढ़ना है। और उसके बाद भारत विभाजन के बाद का भारत, यानी कि 47 में विभाजन और उसके बाद का भारत, यानी 1950 ईस्वी तक पढ़ना है, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ। यानी कि अगर हम देखें इतिहास विषय में तो मोटी मोटा हम कहें पाषाण युग से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तथा विभाजन के बाद का भारत सन 1950 ईस्वी तक के संपूर्ण सिलेबस को, इतिहास को हमें पढ़ना होगा। तो यह रहा इतिहास का जो पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम पूर्णतः जो हमारा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अंतर्गत जो पब्लिश हुआ है उसी को मैं यहाँ पे आपके सामने बताया हूँ। अब इसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग नागरिक शास्त्र से संबंधित पाठ्यक्रम को। आइए अब नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम को देखें। जैसा कि हम बताए हैं, आप जान चुके हैं कि किस प्रकार कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट तक जो नागरिक शास्त्र होता है वह इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर से राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो इसके पाठ्यक्रम को हम देखें तो इसमें जो है राजनीतिक सिद्धांत, जो राजनीति शास्त्र के राजनीतिक सिद्धांत हैं उसमें राजनीति शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व विषय क्षेत्र से प्रश्न आएंगे। उसके बाद राज्य की परिभाषा, अर्थ, निर्माणक तत्व यानी राज्य के निर्माणक तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत यानी राज्य के उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत हैं जो अन्य विद्वानों द्वारा दिए गए हैं वे सब वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं से प्रश्न बनेंगे। संप्रभुता से, कानून एवं दंड के सिद्धांत से प्रश्न बनेंगे। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र, राजनीतिकवाद में जो प्रमुख है व्यक्तिवाद, उदारवाद, फासीवाद एवं वैज्ञानिक समाजवाद इत्यादि यह टॉपिक रखे गए हैं। यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं। उसके बाद जो प्रमुख दूसरी यूनिट इसमें शुरू होती है राजनीतिक दार्शनिक। इसके अंतर्गत प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, हाब्स हैं, लाक हैं, रूसो हैं, बेंथम हैं, जे.एस. मिल हैं, कार्ल मार्क्स हैं, मनु हैं, कौटिल्य हैं एवं गांधी हैं। यानी कि पहले यूनिट में राजनीतिक सिद्धांत, यानी कि मोटे तौर पे आप ये समझिए, ये तो संख्या बढ़ाने के लिए है कि इतने टॉपिक इतने पॉइंट में दे दिया गया है, लेकिन जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, प्रमुखतः जो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत हैं, जो राजनीति शास्त्र के विषय वस्तु है, उन सब के बारे में पढ़ना है। और दूसरे में राजनीतिक दार्शनिक, यहाँ हमें थोड़ा सा सहूलियत होगी क्योंकि राजनीतिक दार्शनिकों में हमें इन्हीं को पढ़ना है। प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लाक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य एवं गांधी को हमें राजनीतिक दार्शनिक इतने ही पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत ही हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आयोग का ऐसा कहना है। उसके बाद आगे है शासन एवं राजनीति भारतीय संदर्भ में, यानी शासन व्यवस्था एवं राजनीति व्यवस्था जो भारतीय संदर्भ में यानी कि जो भारत में है उसके विषय में पढ़ना है। पहला है संविधान, यानी भारतीय संविधान, परिभाषा एवं वर्गीकरण, सरकार के प्रकार जैसे संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक, एकात्मक, यानी कि हमें संविधान की परिभाषा एवं वर्गीकरण यानी कि पूरा संविधान पढ़ना है। और उसके बाद सरकार के प्रकार में संसदात्मक, अध्यक्षतात्मक, एकात्मक, जो यह सरकार के प्रकार हैं इनके बारे में पढ़ना है। और आगे सरकार के अंग जो सरकार के मुख्य 3 अंग हैं जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, इनसे संबंधित प्रश्नों को देखना है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आएंगे। इसके बाद जो है निर्वाचन प्रणाली है, चुनाव आयोग है, राजनीतिक दल है,
एवं मतदान व्यवहार है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ना है और भारतीय संविधान मुख्य विशेषताएं, जो हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं उनको हमें पढ़ना है। और आगे जो प्रमुख विशेषताओं में हम शामिल करते हैं, जैसे हमारा मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ सरकार जो केंद्रीय सरकार है, संघ सरकार जिसमें राष्ट्रपति को पढ़ना है, मंत्रिपरिषद को पढ़ना है, संसद को, सर्वोच्च न्यायिक सक्रियता, सर्वोच्च न्यायिक सक्रियता यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ना है। उसके बाद राज्य सरकार यानी कि जो हमारे प्रांत हैं, राज्य हैं, उनकी सरकारों का गठन किस प्रकार से है, उसमें जो मुख्य मुख्य पात्र हैं जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध जो है, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, यह टॉपिक रखा गया है। उसके बाद जिला प्रशासन यानी कि हमारे राज्य के, यूँ कहे हमारे राष्ट्र के बाद जो राज्य है और राज्य के बाद जो जिला है, जिला स्तर की बात है, जिला प्रशासन, जिला अधिकारी को पढ़ना है। उसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज को पढ़ना है। और उसके बाद भारतीय लोकतंत्र की कमियों को देख लिया जाए। भारतीय लोकतंत्र की कमियों को भी पढ़ना है जो कि प्रमुख है। भारतीय राजनीति में जातिवाद, जातिवाद इस समय सबसे अधिक समस्या क्रिएट कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है भारतीय राजनीति में। और क्षेत्रवाद भी कम नहीं है। एवं सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता तो ऐसी अबूझ पहेली है कि सेकुलर कहने का मतलब है सांप्रदायिक, और जो यहाँ राष्ट्रवाद की कल्पना कर रहे हैं वो राष्ट्रवादी न होकर अति राष्ट्रवाद की कल्पना कर रहे हैं। और उसके आगे है राजनीतिक दल, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या पढ़नी है। राजनीतिक दल को पढ़ना है। राजनीतिक दल भी कहीं न कहीं भारतीय जो लोकतंत्र है उसमें कहीं न कहीं कमियों के रूप में है, क्योंकि जो राजनीतिक दल है उनके विचारधारा स्वस्थ नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ दे भी दिया गया है कि भारतीय लोकतंत्र की कमियों के अंतर्गत भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता को रखा गया है। साथ ही साथ राजनीतिक दल को भी रख दिया गया है। और राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या देखें कि राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या क्या क्या भारत में है। उसमें राजनीतिक दल एवं दबाव समूह को भी पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न पूछना ही पूछना है। और भारतीय प्रशासन नौकरशाही यानी कि जो भारतीय प्रशासन है वह जनता के सेवक न होकर नौकरशाह बने हुए हैं। तो भारतीय प्रशासन और नौकरशाही किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में समस्या क्रिएट कर रही है, इसके विषय में भी पढ़ना है। और उसके बाद ऑम्बुड्समैन, भारत में लोकपाल यानी कि भारत में लोकपाल की क्या व्यवस्था है, क्या प्रक्रिया है, कहाँ तक सफलता मिली है लोकपाल के क्षेत्र में, उसके विषय में पढ़ना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ को पढ़ना है। यानी यह हम लोगों का राजनीतिक शास्त्र का यानी नागरिक शास्त्र का यह हम लोगों का पाठ्यक्रम है, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट हैं। उन 4 सब्जेक्टों में से हम लोग 2 सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम को देखें और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इनसे संबंधित प्रयास रहेगा कि इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों से प्रत्येक दिन कम से कम प्रश्नों के माध्यम से अधिक जानकारी आप तक पहुँचे। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।